नमस्कार। आज हम दक्षिणी नेपाल के धनुषा और पर्सा जिलों में हाल ही में हुए सांप्रदायिक संघर्षों की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग भड़काई, और सबसे जरूरी बात, इस आग को बुझाने का रास्ता क्या है। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ 15 सेकंड का एक टिकटॉक वीडियो एक पूरे शहर को कर्फ्यू के अंधेरे में धकेल दे? इतना ही नहीं, एक देश की शांति की नींव तक हिला दे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। आइए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से हुई? सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस पूरे संघर्ष की शुरुआत की। ये सब कुछ एक डिजिटल चिंगारी से शुरू हुआ, एक ऐसी चिंगारी जो देखते ही देखते आग में तब्दील हो गई। तो बात है 4 जनवरी 2026 की। कमला नगर पालिका के 2 मुस्लिम युवकों ने एक टिकटॉक वीडियो पोस्ट किया। अब इस वीडियो में कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ अपमानजनक बातें थीं। ये वीडियो, जैसा कि आजकल होता है, जंगल की आग की तरफ फैल गया। हालांकि सिचुएशन को संभालने के लिए स्थानीय नेताओं ने उन युवकों को पुलिस के हवाले तो कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नफरत की आग भड़क चुकी थी। तो ये तो थी डिजिटल दुनिया की बात। अब देखते हैं कि कैसे कुछ क्लिक्स और शेयर्स ने जमीन पर एक खतरनाक माहौल बना दिया और हालात काबू से पूरी तरह बाहर हो गए। तो वजह, जैसा कि हमने देखा, एक वीडियो था। एक ऐसा वीडियो जिसने सीधे सीधे एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़काया। और इस चिंगारी ने पहली आग कहाँ लगाई? और जैसे ये वीडियो फैला, इसकी पहली प्रतिक्रिया जमीन पर देखने को मिली। कमला नगर पालिका के सखुआ मारेन इलाके में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। इस घटना ने तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब एक एक्शन का रिएक्शन तो होना ही था। मस्जिद पर हुए हमले की खबर जैसे ही फैली, मुस्लिम समुदाय के लोग वीरगंज की सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन बहुत जल्द हिंसक हो गए। टायर जलाए गए, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, यहाँ तक कि एक लोकल पुलिस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचाया गया। शहर में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जब हालात इतने बिगड़ गए तो सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। इस बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए एक बहुत कठोर कदम उठाया गया। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। सड़कें सुनसान हो गई और हर तरफ एक डर का माहौल बन गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक वीडियो की वजह से हुआ? असल में नहीं, ये घटना तो बस एक लक्षण थी। बीमारी तो कहीं और बहुत गहरी है। ये एक ऐसी सांप्रदायिक दरार को दिखाती है जो सालों से मौजूद थी। चलिए उन सामाजिक राजनीतिक वजहों को समझते हैं जो इस आग को लगातार हवा दे रही थीं। असल में इस संघर्ष की जड़ें 4 बड़ी वजहों में छिपी हैं। पहला, बदलती आबादी और पहचान का संकट। दूसरा, सोशल मीडिया के जरिए सरहद पार से आ रहा जहर। तीसरा, देश की पहचान को लेकर चल रही धर्मनिरपेक्षता बनाम हिंदू राष्ट्र की बहस। और चौथा, जो शायद सबसे खतरनाक है, वो है युवाओं में फैला सामाजिक आर्थिक गुस्सा और निराशा। चलिए पहली वजह को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, और वो है डेमोग्राफिक बदलाव। हाल की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से नेपाल में मुस्लिम आबादी लगभग 5.1% है। लेकिन देखिए, 5.1% का आंकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता। असली बात तो ये है कि ये आबादी रहती कहाँ है। नेपाल की लगभग 80% मुस्लिम आबादी तराई क्षेत्र में ही रहती है। कुछ हिंदू राष्ट्रवादी समूह इस बात पर चिंता जताते हैं कि ये जनसांख्यिकीय बदलाव नेपाल की पारंपरिक पहचान के लिए खतरा है, और इसी डर से इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं इम्पोर्टेड बिगेट्री, या कह लीजिए बाहर से आई नफरत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पड़ोसी देश भारत में सोशल मीडिया पर जो ध्रुवीकरण और नफरत फैलती है, वो खुली सीमा होने की वजह से बड़ी आसानी से नेपाल में भी आ जाती है और दोनों तरफ के स्थानीय युवाओं के मन में जहर घोल देती है। नेपाल की अपनी पहचान को लेकर भी एक खींचतान चल रही है। 2008 में नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश बना, लेकिन तभी से कुछ हिंदू राष्ट्रवादी समूह इसे फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक आंदोलन चला रहे हैं। ये जो राजनीतिक खींचतान है, ये धार्मिक त्योहारों और आस्था के सार्वजनिक प्रदर्शनों को भी बहुत ज्यादा संवेदनशील और विवादास्पद बना देती है। और आखिर में एक ऐसी वजह है जो शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात है, और वो है युवाओं की निराशा। तराई में युवा पीढ़ी के बीच बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और राजनीतिक भ्रष्टाचार से वो पूरी तरह तंग आ चुके हैं।
तो जब भविष्य अंधकार में लगता है तो ऐसे युवा धार्मिक विवादों के दौरान कट्टरपंथियों के बहकावे में बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? इस अंधेरे से निकलने का रास्ता क्या है? चलिए उन तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे इस संघर्ष को हल किया जा सकता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। देखिए, फौरी तौर पर तो 4 कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। पहला, कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करना, जैसा कि कर्फ्यू लगाकर किया गया। दूसरा, सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं और नफरत को कंट्रोल करना। तीसरा, सभी धार्मिक और सामुदायिक नेताओं को एक साथ बातचीत की मेज पर लाना। और चौथा, सीमाओं की निगरानी करना, ताकि बाहरी ताकतें इस आग में घी ना डाल सकें। पर ये तो हुई फौरी राहत की बात। अगर हमें इस मसले को जड़ से खत्म करना है तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहिए होगी। इसमें सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि अलग अलग धर्मों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, लोगों को मीडिया लिटरेसी के बारे में सिखाना ताकि वो सच और झूठ में फर्क कर सकें, सबके लिए समान अधिकारों वाली सेक्युलरिज्म को मजबूत करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना ताकि उनके पास एक बेहतर भविष्य हो, और जमीनी स्तर पर शांति स्थापित करने वाले कार्यक्रमों का समर्थन करना शामिल है। आखिर में एक बात हमें याद रखनी होगी, नेपाल की असली ताकत हमेशा से ही अलग अलग समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की परंपरा रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है, वायरल सूचना और नफरत के इस दौर में कोई भी समाज अपने शांति से साथ रहने की सदियों पुरानी परंपरा को छोटे मोटे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल होने से कैसे बचा सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।